नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ डॉक्टर ज़िया आलम मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैं चाहती हूं कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ अपने बारे में कुछ साझा करें और पारस में आप कितने सालों से हैं ये भी हमें बताएं। मेरा नाम डॉक्टर ज़िया आलम है और मैं पारस HMRI हॉस्पिटल में ICU विभाग में कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैंने अपनी MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से की है और वहाँ से 2007 में पास करने के बाद मैं कई हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया और लगभग 15 वर्षों से अधिक का अनुभव मुझे एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर के फील्ड में है और मैं पारस में विगत 4 वर्षों से कार्यरत हूँ। अगर हम बात करें कि ICU में आपकी क्या भूमिका है, आप किस तरीके से काम करते हैं? ICU में हम लोग जो एज एन इंटेंसिविस्ट जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जो हम लोग काम करते हैं, तो उसमें हमें कई बार जो मरीज़ों की जो उनकी जो क्रिटिकल कंडीशन होती है, जो उनकी स्थिति होती है, जिसमें कि मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा कई बार हमें लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स होते हैं जो कि करनी होती है। जैसे किसी मरीज़ को अगर सांस की दिक्कत हो रही है तो उसको वेंटिलेटर पे लेना, जैसे उसमें हम लोग एक ट्यूब होता है जो कि हम लोग सांस की नली में डाल करके उसको हम लोग वेंटिलेटर से कनेक्ट करते हैं। साथ में कोई अगर किसी को ब्लड प्रेशर कम है और उसको बढ़ाने के लिए हमें दवा देने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल लाइन होता है जिसको गले में हम लोग डालते हैं, जिससे कि कुछ ख़ास तरह की दवाएं जो कि BP बढ़ाने के लिए होती हैं उसको दी जाती हैं। साथ में साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डायलिसिस की अगर आवश्यकता हो गई किसी को, तो उसमें किसी को डायलिसिस कैथेटर डालना, जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो लोग प्रोलॉन्ग वेंटिलेटर, जिनको लगता है कि उनको वेंटिलेटर पे रहने की ज़रूरत है, तो वैसे पेशेंट्स को जिसमें हम लोग ट्रेकियोस्टमी कहते हैं वो हम लोग करते हैं। तो ये सारी स्किल्स होती हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम एक दवाओं की जानकारी के अलावा हमें ICU में एज ए स्पेशलिस्ट हमें देखना होता है और राउंड द क्लॉक पेशेंट की मॉनिटरिंग और उनकी देखभाल और उनकी स्थिति का लगातार जो है उस पर निगरानी करती रहनी पड़ती है। देखा जाता है कि कभी घर पे भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब एक घर वालों को मरीज के साथ क्या करना चाहिए? अगर कोई पेशेंट घर पे ऐसा हो कि अचानक से बीमार पड़ जाए, तो उस मरीज़ को उसको कोशिश करना चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम अस्पताल में लेकर के आएँ और अस्पताल में उसको हम जितनी जल्दी, चूँकि टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है जो कि हार्ट अटैक आया या कोई ऐसी चीज़ हुई, तो उसमें जितनी जल्दी हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं उतनी जल्दी जो है उसमें जो है दवाओं से या कोई और चीज़ करना है तो वो चीज़ जो है हम उसको कर सकते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मली गोल्डन आवर या गोल्डन पीरियड कहते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम जो अस्पताल है वहाँ पर हम पहुँचें और उसका इलाज हम शुरू कर सकें। अगर बात करें कि ICU में क्या क्या सुविधाएं मौजूद होती है मरीज के लिए? मरीज़ के लिए जो ICU में जो सुविधाएं होती हैं वो डॉक्टर्स और जो राउंड द क्लॉक हमारी टीम होती है जो कि 24 घंटे मरीज़ की निगरानी करते हैं। उनकी जो वाइटल्स हैं, जो उनका जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, उसका ख्याल रखते हैं। दवाओं की जो ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें करते हैं। साथ में बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ होते हैं जो कि जिसमें जो है हमारी नर्सेज़ होती हैं जो कि काफ़ी लगन से मरीज़ के लिए वो काम करती हैं। साथ में हमारे फिज़ियोथेरेपी जो हाउसकीपिंग स्टाफ होते हैं जो कि मरीज़ की देखभाल में वो चीज़ हमारी मदद करते हैं। अगर ICU में बहुत सारे मरीज होते हैं जिनकी ब्रेन डेड हो जाती है, तो ये उसके बाद, ये मालूम होने के बाद क्या क्या किया जाता है, किस तरीके से ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाता है? ब्रेन डेथ जो है एक काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है और ब्रेन डेथ पहले तो मैं ये दर्शकों को अपने बताना चाहूँगा कि एक स्थिति होती है जिसको कोमा कहते हैं
और एक स्थिति होती है जिसको लोग ब्रेन डेथ कहते हैं, और एक स्थिति होती है जिसको लोग कार्डियक डेथ कहते हैं। तो कोमा हम लोग सिंपली एक समझते हैं कि कोमा का मतलब होता है कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, जिसको किसी भी तरीके से कोई भी पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद अगर मरीज़ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि पेशेंट कोमा में है। तो कोमा एक टेम्परेरी कंडीशन है जिसमें पेशेंट ना तो अवेक होता है, ना ही अवेयर होता है, और कई वजह होती हैं कोमा को। अगर हमने कोमा के कारण का पता कर लिया और कोमा को हमने सही टाइम पे उसको इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसका इलाज कर लिया, तो पेशेंट एक नॉर्मल ब्रेन फंक्शन की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर हम उसमें देर हो गया या उसमें हम उसका इलाज नहीं कर पाएँ, तो फिर वो कोमा का पेशेंट जो है वो वेजिटेटिव स्टेट में भी जा सकता है, या फिर ब्रेन डेथ जो है उस कंडीशन में भी जा सकता है। कार्डियक डेथ एक कंडीशन होती है जिसमें कि मरीज़ है उसको उसकी जो है हृदय की गति जो है अचानक से आईसीयू के अंदर या रुक जाती है, जिसमें हम लोग पेशेंट्स को जो मॉनिटर्स होते हैं उसको लगा होता है, मॉनिटर्स को चेक करते हैं, रिकन्फर्म करते हैं, पेशेंट का रिस्पांस चेक करते हैं, और फिर हम लोग इमीडिएटली उसका सीपीआर करते हैं, और हैंड इन हैंड उसको हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं, या तो हम लोग बैग मास्क से देते हैं, या फिर हम लोग उसको एडवांस्ड एयरवे जैसे हम लोग ट्यूब डाल करके उसको हम लोग देते हैं। और जहाँ तक ब्रेन डेथ का सवाल है, तो ब्रेन डेथ करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कहती है कि कोई भी ऐसी कोई कंडीशन हो जैसे जिसमें हमें लगे कि पेशेंट को जो ब्रेन की जो इंजरी है वो डिफ्यूज़ इंजरी है, प्रोफाउंड इंजरी है, और पेशेंट इंजरी के बाद परसिस्टेंटली कोमाटोज़ है, डीपली कोमाटोज़ है, और पेशेंट खुद का सांस नहीं ले पा रहा है, यानी पेशेंट पूरी तरह से वेंटिलेटर डिपेंडेंट है। ऐसे मरीज़ में हम लोग ब्रेन डेथ सस्पेक्ट करते हैं। और ब्रेन डेथ डायग्नोसिस करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स होती हैं, जैसे कि हमें ये देखना होता है कि कोई रिवर्सिबल कॉज ऑफ कोमा तो नहीं है, जैसे कोई मेटाबॉलिक कॉज हो कोमा का, कोई पेशेंट का शुगर कम है, शुगर ज़्यादा है, सोडियम कम है, सोडियम ज़्यादा है, या इस तरह की कुछ और कारण होती हैं, बहुत सारी कारण होती हैं। वो सारी चीज़ों को हमें रूल आउट करने के बाद अगर लगता है कि पेशेंट इरिवर्सिबल कोमा में है, तो फिर कुछ कॉर्टिकल ब्रेन की फंक्शंस होती हैं, जैसे कि मरीज़ अपने से आँख नहीं खोल रहा है, या कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद कोई उसका कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स नहीं है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि पेशेंट का जो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस जो है वो एब्सेंट है। और ये सारी चीज़ें कंफर्म करने के बाद फिर एक एपनिया टेस्ट होता है, यानी कि मरीज़ अपने से खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तभी जा कर के हम उसको ब्रेन डेथ जो है डिक्लेरेशन की तरफ हम लोग जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जब मरीज बेहोश हो जाता है या फिर उसे सांस लेने में समस्याएं आती है, तो उसमें क्या किया जाता है? देखिए, मरीज़ अगर बेहोश हो जाए तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि मरीज़ हॉस्पिटल में है, यानी कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई भी है, या तो वो स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, वो उसके सामने, जैसे हॉस्पिटल के अंदर हो। एक होता है कि आउट ऑफ द हॉस्पिटल ऐसी घटना हो जाए, जैसे मान लिया कि हम कहीं जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, या हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई रास्ते में हमें दिखा कि कोई पेशेंट या कोई भी आदमी अचानक से बेहोश हो जाता है। तो दोनों में हम कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए। अगर ये चीज़ हॉस्पिटल के अंदर होता है तो हम पेशेंट को सबसे पहले मॉनिटर्स हम लोग कंफर्म करते हैं, पेशेंट का रिस्पांस चेक करते हैं, और मरीज़ का हम इमीडिएटली, अगर कोई पेशेंट जो है रिस्पॉन्सिव नहीं है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, या उसका जो रेस्पिरेशन है वो में सही नहीं है, यानी गैस्पिंग है, एगोनल रेस्पिरेशन है, तो उस वक्त हम उसको हम इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि साथ में उसको हम लोग ऑक्सीजन भी देते हैं, जो कि बैग मास्क से देते हैं, या फिर हम लोग उसको ट्यूब डाल करके हम लोग एडवांस्ड एयरवे सिक्योर करके देते हैं। अगर ऐसी स्थिति मान लिया कि घर पे आ जाए, सपोज़ कि घर पे आ गया कोई अचानक से रात में, कोई किसी भी कारण से, चाहे वो किसी को दिल का दौरा पड़े या किसी को कोई ऐसी परेशानी हो जाए जिससे कि मरीज़ अचानक से बेहोश हो जाए, तो सबसे पहले तो हम उसको रिस्पांस चेक करेंगे कि पेशेंट का रिस्पांस है या नहीं है। फिर हेल्प के लिए हम बुलाएंगे, किसी ना किसी को बुलाएंगे, और इमीडिएटली हम लोग जो है उसमें अगर देखेंगे कि कोई पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है या पेशेंट जो है गैस्प कर रहा है, तो उसमें हम तुरंत उसको हम
CPR हम उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं, जिसको हम लोग हैंड्स ओनली CPR या COLS कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट कहते हैं। यानी कि चेस्ट का कंप्रेशन हम स्टार्ट कर ले इमीडिएटली विदाउट डिले, जिससे कि सारे जो शरीर के हमारे जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, पर्टिकुलरली ब्रेन, वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड फ्लो जो है वो लगातार वो बना रहे, जिससे कि ब्रेन डैमेज जो है कम से कम हो। और साथ ही साथ हम जो है जो हमारा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, यानी कि जो हम लोग इमरजेंसी जो टीम होती है उसको हम लोग कॉल करें जो नियर बाई हॉस्पिटल है, जिससे कि वो घर पे आएँ और चीज़ों को टेक ओवर कर लें और फिर आगे की प्रक्रिया वो उस हिसाब से करें। बहुत बार आईसीयू में मरीज की डेथ भी हो जाती है, तो ये कितना चैलेंजिंग होता है उसके घर वाले को बताना, ये सब मैनेज करना? देखिए, काफ़ी मुश्किल घड़ी होती है। कई बार मरीज़ आते हैं और ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पर सारे प्रयास के बावजूद, सारे उनके इंटरवेंशंस और सारे दवाओं के बावजूद भी हम मरीज़ को बचा पाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल स्थिति होती है हमारे लिए भी, चूँकि हमारे लिए भी पेशेंट लूज़ करता है तो उतना ही पेनफुल होता है जितना एक फैमिली मेम्बर्स के लिए होता है कि उनके जो अपने जो परिजन होते हैं वो उनको खोते हैं। तो जब भी हम लोग ये डेथ डिक्लेयर करते हैं तो ये हमारा बेसिकली कार्डियक डेथ होता है, जिसको हम लोग कार्डियोपल्मोनरी क्राइटेरिया से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि मरीज़ का पल्स नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, हार्ट रेट हम लोग ऑस्कल्टेट करके देखते हैं वो नहीं मिलता है, मरीज़ का अपना कोई स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन नहीं होता है। इसके बाद जो फाइनल कंफर्मेशन होता है वो हम लोग जो है एक ECG करते हैं, जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं दिखाई देती है। और जब ये सारी चीज़ें हमें कंफर्म होता है कि पेशेंट जो है नहीं है, हैंड इन हैंड हम लोग CPR, ऑब्वियसली एक CPR का एक इससे पहले हम लोग CPR करते हैं, CPR करने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हमें लगता है कि एक सफिशिएंट ड्यूरेशन ऑफ CPR हमने कर लिया और अब पेशेंट जो है रिवाइव नहीं कर सकता, तब हम जा कर के ये सारे चेक करते हैं और ये सारे टेस्ट करने के बाद मरीज़ को फाइनली डिक्लेयर करते हैं कि मरीज़ कार्डियक जो है डेथ हो गया। और हम लोग कार्डियक डेथ को एक तरह से फिज़िकल डेथ जो है वो क्लिनिकल डेथ जो है कंसिडर करते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ जो आईसीयू के बारे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर ज़िया आलम को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ आईसीयू के बारे में जानकारी साझा की है। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।